एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट ट्विंकल झा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल जुडिशरी प्लस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमने ऑलरेडी आर्टिकल 15 तक कंप्लीट कर लिया है और उसके लेक्चर्स प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, प्लीज़ गो एंड चेक। तो चलिए हम आते हैं आर्टिकल 16 पे। तो इससे पहले कि हम आर्टिकल 16 के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करें, हम ये देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 16 का इंट्रोडक्शन, फिर आर्टिकल 16 के क्लॉजेज, क्लॉज 1 to 5 जो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या बोलते हैं। फिर है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर जो 1963 का केस है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 16 के कॉन्सेप्ट को लेके। फिर आता है हमारा स्टेट ऑफ केरला वर्सेस थॉमस का केस। फिर हमारा है ABS के संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस। एंड द वन ऑफ द लैंडमार्क केस ऑफ दिस सेक्शन इज इंदिरा सावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। ये आर्टिकल 16 को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। फिर 1995 में हमारा 77th अमेंडमेंट हुआ था और 16 क्लॉज 4A ऐड हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर हमारा 81st अमेंडमेंट में 16 क्लॉज 4B ऐड हो गया था। फिर आया था हमारा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीरपाल सिंह चौहान 1995 का केस था, जिसमें कि हम कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आया हमारा 85th अमेंडमेंट जिसमें कि चेंजेस किए गए थे 16 क्लॉज 4 क्लॉज A में। फिर लास्ट में हमारा आता है M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, 2006 का है ये केस। फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक है जो है आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जो कि EWS के बारे में बात कर रहा है। तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते। सो कमिंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, आर्टिकल 16 भी आर्टिकल 15 की तरह ही आर्टिकल 14 का एक एक्सटेंशन है। मतलब हमारे पास जो समानता का अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 14 के अंदर, उसका ही एक एक्सटेंशन है आर्टिकल 16, जिसमें हमें ये बताया गया है कि हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे भी, हमें एम्प्लॉयमेंट में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब ये जो आर्टिकल है ये सिटीज़न पे बस एप्लीकेबल होता है, जैसे कि हमने आर्टिकल 15 में भी डिस्कस किया था जो कि बस सिटीज़न पे एप्लीकेबल है। हम आर्टिकल 15 और 16 फॉरेनर पे या नॉन सिटीज़न पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे भारतीय नागरिक को दिया गया है स्पेसिफिकली, ये एक स्पेसिफिक सेक्शन है। तो ये तो हो गए हमारे इंट्रोडक्शन की बात। अब हम आते हैं हम अपने मेन प्रोविज़न ऑफ दिस आर्टिकल पे। तो मेन प्रोविज़न हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 16 हमारा कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में। फर्स्ट क्लॉज इसका ये कहता है कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। जैसा कि मैंने डिस्कस किया, ये आर्टिकल सिटीजन पे एप्लीकेबल है और ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। इसका मतलब है कि इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सारे सिटीजन को इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस के अपॉइंटमेंट में, जो स्टेट के अंदर कोई भी अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, ये तो हो गई हमारे क्लॉज 1। अब आते हैं क्लॉज 2। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। ये भी सिटीज़न पे ही मैंडेट लगा रहा है और इसमें बोल रहा है 7 चीज़ों के बारे में। हमने आर्टिकल 15 में देखा था कि 5 चीज़ें थी, यहाँ पे 7 चीज़ों के बारे में बोल रहा है कि इन सब बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो ये 7 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है रिलीजन, फिर आता है हमारा रेस, फिर कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट और एनी ऑफ देम। ऊपर में जितनी सारी चीज़ दी गई है उसमें से कोई भी एक अगर हो, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। अब
डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किस रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ जो है आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस ऑफ अंडर द स्टेट, इसके रिस्पेक्ट में जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ ये 7 चीज़ें। ठीक है, अब चलते हैं हम क्लॉज 3 के ऊपर। क्लॉज 3 हमें ये बताता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट or any local or other authority within a state or union territory any requirement as to residence within that state or UT prior to such employment or appointment। क्लॉज 3 जो है एक टाइप का एक्सेप्शन है जो बोल रहा है कि इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रिवेंट करता है पार्लियामेंट को कि वो किसी स्पेशल क्लास या क्लासेस के लिए एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट का प्रोविज़न नहीं बना सकती है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी जो हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा है। फिर हमारा क्लॉज 4 ये बोल रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविज़न फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state। इसमें भी ये भी एक एक्सेप्शन है जो कि ये बोल रहा है कि इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा जो स्टेट को रोकता है कि वो कोई स्पेशल प्रोविज़न बना सके इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीज़न के फेवर में, ताकि उनको रिजर्वेशन दिया जा सके उस और उनको इक्वल फुटिंग पे लाया जा सके अपवर्ड क्लास के, और उनको एडिक्वेटली रिप्रेजेंट किया जा सके इन द सर्विस अंडर द स्टेट। ठीक है, तो क्लॉज 3 और 4 भी एक तरह का एक्सेप्शन है। अब हम क्लॉज 4A और 4B लेटर ऑफ दिस लेक्चर, मतलब बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, जब हम कुछ केस लॉ डिस्कस कर लेंगे तो हमें इसको बेटर समझने में आसानी होगी। तो हम अभी चलते हैं क्लॉज 5 पे। क्लॉज 5 हमें क्या बोल रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस in connection with the affair of any religion, denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing particular religion or belonging to particular denomination। ये सब क्लॉज भी एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 का, जो कि ये बता रहा है कि इस क्लॉज में, इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अफेक्ट करेगा ऑपरेशन ऑफ लॉ को, जो कि किसके कनेक्शन में है, किसी रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन के रिलेशन में है, और उसका कोई भी मेंबर किसी गवर्निंग बॉडी का जो कि पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग कर रहा है या पर्टिकुलर डिनोमिनेशन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई क्लॉज 1 to 5 के बारे में बात। और ये जो 1 to 5 क्लॉज थे ये कमेंसमेंट के टाइम में ही हमारे ड्राफ्टर ने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया था। लेटर ऑन इसमें अमेंडमेंट हुए और कुछ सब क्लॉज को ऐड किया गया। तो चलिए हम अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आता है हमारा बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस, जो कि 1963 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कास्ट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच रिजर्वेशन इज गिवन। सम ऑफ दीज फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी, ऑक्यूपेशन आर ऑल्सो रेलिवेंट। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि सिर्फ कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन देना इज़ नॉट राइट। ये सही नहीं है कि हम बस कास्ट को बेसिस बना के रिजर्वेशन प्रोवाइड करें। कुछ फैक्टर्स जैसे कि पॉवर्टी हो गया और हमारा ऑक्यूपेशन, हम कौन सा ऑक्यूपेशन से करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी हैं जब हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इस केस में हेल्ड हुआ था। इस केस में एक एडिशनल चीज़ भी बोली गई थी, जो कि रिजर्वेशन जो है, जो हम रिजर्वेशन देते हैं वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 50% से ज़्यादा हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते इन एनी केस। ठीक है, तो ये हुआ था हमारे केस बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में। फिर आया था हमारा देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो 1964 का केस था। इसमें कैरी फॉरवर्ड रूल को कंसिडर किया गया था, जिसको कैचअप रूल भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये बातें हुई थी कि रिजर्वेशन जो है
इस केस में रिजर्वेशन 68% चला गया था, जो कि एक्सीड कर गया था 50%, जो कि हमारे लिमिट था बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वॉयलेटिव है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो और ये ऐसा माना गया कि हम 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते इन एनी केस। और ये इसने स्टेट ऑफ मैसूर वाला केस, जो बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस था, उसको ही अपहेल्ड किया देवदासन के केस में। फिर हमारा आया स्टेट ऑफ केरला वर्सेस थॉमस का केस, जिसमें बोला गया था कि रिजर्वेशन एंड एग्जेम्पशन दोनों दिया जा सकता है, कि हम रिजर्वेशन के साथ साथ कुछ केसेस में हम एग्जेम्पशन भी दे सकते हैं, किन्हीं चीज़ों से एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं। SC ST या अदर बैकवर्ड क्लास जो भी हैं, इन लोगों को हम कुछ चीज़ों से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। इनको दोनों चीज़ दे सकते हैं, हम रिजर्वेशन भी दे सकते हैं ताकि ये अपर लेवल पे आ जाए, मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में आ जाए, और इन एडिशन टू डैट हम एग्जेम्पशन भी दे सकते हैं उनको कुछ चीज़ों में। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किया गया था कि ये एग्जेम्पशन और रिजर्वेशन दोनों ही अलाउड है। लेकिन इस जजमेंट को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि हम अगर एग्जेम्पशन और रिजर्वेशन दोनों ही दे देंगे तो फिर तो कुछ दिनों के बाद जनरल ही नीचे आ जाएंगे, उनको हम बैकवर्ड कहने लगेंगे, और फिर हमें उनको रिजर्वेशन और एग्जेम्पशन देने की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसलिए इस केस को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, बहुत ही क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा इस केस को। फिर आया हमारा 1981 का केस, जो कि बहुत ही बड़ा केस था, ABSK संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें देवदासन का जो केस था उसको ओवर रूल कर दिया गया, जो कि देवदासन में कैरी फॉरवर्ड रूल को एक्सेप्ट किया गया था। देवदासन में जो उन्होंने बोला था 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन अलाउड नहीं है और ये वॉयलेटिव है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको ओवर रूल करके इन्होंने बोला कि अलाउड है। और यहाँ रिजर्वेशन उन्होंने 63% दिया और बोला कि रिजर्वेशन जो है 63% भी परमिसिबल है। सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रीट किया थॉमस के प्रिपोजिशन को आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में जो दिया गया था। स्टेट ने क्लासिफाई किया, जो कि बेस था सब्सटेंशियल डिफरेंसिया और ग्रुप और क्लासेस के बेसिस पे, जिसमें रिक्रूटमेंट करते थे पब्लिक सर्विस में। और ये जो प्रोसेस था ये वॉयलेटिव नहीं था आर्टिकल 14 और 16 का। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 16 क्लॉज 2 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फॉरबिड करता है, किस बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। और SC और ST जो है वो कोई कास्ट नहीं है ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ कास्ट के अंदर, और ये बैकवर्ड ह्यूमन ग्रुप्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि कैरी फॉरवर्ड रूल जो है वो 3 साल तक किया जा सकता है और ये बैड नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। आर्टिकल 16 थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसको 2 पार्ट में हम अपने लेक्चर को लाएंगे। सो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, क्लॉज 1 to 5 ऑफ आर्टिकल 16, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 में क्या कहा गया, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964 हमने डिस्कस किया, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस थॉमस भी डिस्कस किया, और लास्ट केस जो कि था ABSK संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस। यहाँ तक हमने आज के लेक्चर में कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के बचे हुए पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और हम जल्द ही मिलेंगे अपने बाकी के पॉइंट्स को लेकर आर्टिकल 16 से रिलेट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन. This is Twinkle Jha signing off today's session. Thank you.